हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन और हमारे यहाँ पे क्लास 9 के 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज है 12th साउंड। और किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। सिर्फ मैसेज, कॉल्स अलाउड नहीं है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। साउंड होती क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉलिड्स। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। उसके बाद जो साउंड है वो जनरेट होती है वाइब्रेशन के थ्रू। और एनर्जी एंड साउंड प्रोडक्शन रिक्वायर एनर्जी। जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी उसमें एनर्जी की ज़रूरत ही होगी। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, देखो अभी बताया कि प्रोडक्शन जनरेट कैसे होती है साउंड वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन कैसे होता है? जैसे एक चीज़ का रैपिड मोशन में आगे पीछे की तरफ जाना, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन और इसी के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। देखो, वाइब्रेशन ही है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड बनती है। तो आप अगर हम बोल रहे हैं, हमारे से भी ले लो तो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, उसमें वाइब्रेशन होती है, उसी से साउंड निकलती है। ठीक है, जैसे आप अपने गले पे जो वॉइस बॉक्स है, जिसको वॉइस में एडम एप्पल भी बोला जाता है, उसको हाथ लगा के देखो तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। वॉइस इतनी डीप क्यों होती है? क्योंकि उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। उसको उनका जो एडम एप्पल ये काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, क्लियरली विजिबल होता है। अब देखो, कोई भी बजिंग साउंड है, लाइक कोई है कीड़ा या फिर क्या बताऊँ, मधुमक्खी है, वो उड़ रही है आपके आसपास, तो आपको एक गूं गूं ऐसी आवाज़ सुनाई देगी। वो भी तो वाइब्रेशंस की है। क्यों? क्योंकि उसके जो पंख हैं छोटे छोटे, वो आगे पीछे कर रहे हैं। उसके बाद आया प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। व्हेन समथिंग वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड। मतलब प्रोपिगेशन ऑफ साउंड क्या है कि प्रोपिगेशन कैसे होता है, एक साउंड ट्रेवल कैसे करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो है व्हेन समथिंग वाइब्रेट इट मेक्स द पार्टिकल अराउंड इट वाइब्रेट। देखो, अभी एक ये पेन है, ये वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये ऐसे वाइब्रेट करेगा तो ये पेज है, ये भी तो वाइब्रेट करेगा। मतलब वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाती है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो साउंड है वो जो नेक्स्ट पार्टिकल में है उसमें ट्रांसफ़र होती जाती है। साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स कौन सी हैं? कौन सी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इसको याद रखना। एयर में कैसे होती है साउंड ट्रेवल? तो एयर में क्या होता है कि जो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट है ना, वो फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ मूव करने के लिए एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट कर देगा। वो हाई प्रेशर रीजन क्या कहलाएगा? कंप्रेशन। और एक कंप्रेशन के बाद क्या होगा, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो आगे क्रिएट कर देगा एक रीजन जो कि लो प्रेशर का होगा, उसको हम रेयरफैक्शन बोलेंगे। और इसी से साउंड एयर के अंदर ट्रैवल करेगी। अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो कैसे करती है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से। तो प्रेशर डेंसिटी से कैसे रिलेटेड होता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है और मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? जो पैरेलल हो प्रोपेगेटेड वेव के। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से होगा। पार्टिकल ऑक्सीलेट बैक एंड फ्रो मोशन, जो था कि टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फ्रो मोशन। उसके बाद देखो, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसफर वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो पैरेलल हो वेव्स के, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, उसके बाद इनमें साउंड वेव्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं, उनमें जो मोशन है वो ऑक्सीलेशन है वो कैसे होगा? बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन ऐसे। और जो ट्रांसफ़र वेव है उनमें होगा अप एंड डाउन ऐसे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र वेव का एग्जांपल है लाइट। उसके बाद आया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या क्या है? जो डेंसिटी है वो प्रेशर ऑफ मीडियम वेरी विद डिस्टेंस। जो डेंसिटी है और प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा।
साउंड का डिस्टेंस के हिसाब से या मीडियम के हिसाब से। जो कंप्रेशन है, देखो बताया था ना, कंप्रेशन में हाई प्रेशर होगा और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो हाई डेंसिटी रेरफैक्शन में इसका अपोजिट हो जाएगा। अब एक ये डायग्राम देखो, ये ऐसे वेव ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट है इसको चेस्ट बोलेंगे, जो ये है वेव, ये है वेव। एक वेव से दूसरी वेव की जो लेंथ होगी उसको हम वेव लेंथ बोलेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं इस साइन से, और इस साइन को बोलते हैं लैम्डा। और जो एक वेव की हाइट होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अब जो वेव लेंथ है उसकी एसआई यूनिट है मीटर, इसको डिनोट करते हैं इस साइन से, इस साइन को क्या बोलते हैं लैम्डा। अब आया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, कितने ऑक्सीलेशन हुए हैं एक टाइम में, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं इस साइन से, इस साइन को क्या बोलते हैं न्यू। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको न्यू बोलते हैं, वी से डिनोट करते हैं, लेकिन आगे स्पीड को भी वी से डिनोट करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये साइन इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, मतलब आगे वाला क्रॉप करके, और इसके ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। अब टाइम टेकन टू फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, और नहीं सॉरी, डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जो न्यू है वो इज इक्वल टू 1/t, या फिर न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। अब आया एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, पिच, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पिच और फ्रीक्वेंसी, PF ऐसे याद रखना, PFAL दो एक दूसरे से रिलेटेड है। पिच अगर इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, मतलब पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू L के, मतलब लेंथ के, लाउडनेस के। अगर देखो ये लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम एम्पलीट्यूड को दुगना करते, ट्वाइस करते हैं, तो ये क्या है 2L है। अगर हम उसको 2 कर दें तो इस साइड भी दुगना, तो ये भी तो होगा ना, तो 2 एक इसके इक्वल हो जाएगा 4L के, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी लाउडनेस। और क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड। Quality refer to the characteristic that distinguish one sound from another with the same pitch and loudness. Sound wave with the single frequency called tones. Mixture of frequency, देखो अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से साउंड बन रही है ना तो वो टोन्स, अगर मिक्सचर से बन रही हैं तो नोट्स। स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पॉइंट ऑन वेव पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, v इज इक्वल टू λ/t। v ये स्पीड के लिए है, ठीक है। ये न्यू वाला मतलब फ्रीक्वेंसी वाला v नहीं है, ये स्पीड का v है, ये है λ/t। और λ/t क्या है, मल्टीप्लाई 1/t। 1/t किसका फॉर्मूला बताया था, फ्रीक्वेंसी का, मतलब म्यू का। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन द गिवन मीडियम। कोई भी अगर एक मीडियम है, जैसे वाटर में ट्रेवल कर रही है साउंड, ठीक है, तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे फ्रीक्वेंसी किसी भी साइड की किसी भी उसके आ जाए, फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, स्पीड सेम रहेगी एक उसमें मीडियम में। अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड। जितनी भी एनर्जी, जितना भी अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पास हो रहा है किसी भी एक गिवन एरिया से कितने टाइम में, उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलेंगे। साउंड विद द सेम इंटेंसिटी कैन बी परसीव्ड एज डिफरेंट लाउडनेस ड्यू टू वेरिएशन इन ईयर सेंसिटिविटी। मतलब जो साउंड है जिसकी सेम इंटेंसिटी है वो डिफरेंट लाउडनेस से हो सकती है। देखो किसी को हम बोलते हैं ऊंचा सुनाई देता है, उसका इंटेंसिटी तो सेम है लेकिन उसको नहीं सुनाई देता ना, तो वो तो उसकी ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, देखो ये याद रखना, ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, CTET में भी आया है
और एचटेट में भी, कि जो है स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस में, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा साउंड की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा कब होगी, मॉइस्ट एयर में, और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और मॉइस्ट एयर हो, उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये कुछ दे रखे हैं, इनमें साउंड की स्पीड दे रखी है, इतनी है। इनको आप देखो याद करना, तो ऐसा आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब साउंड रिफ्लेक्ट करती है, वो वापस मुड़ के आ जाती है। साउंड रिफ्लेक्ट इन ए वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है। देखो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हर रिफ्लेक्शन में यही लो होता है, यही है, ठीक है। उसके बाद आया इको। इको इज द साउंड वी हियर व्हेन ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्ट बैक टू अस। इको क्या होता है, जब कोई साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस हमें सुनाई दे, ठीक है, जिसे हम गूंजना बोल देते हैं, या फिर जैसे पहाड़ों में जाते हैं हम आवाज़ लगाते हैं तो वापस हमें सुनाई देती है, उसको इको बोलते हैं। सेंसेशन ऑफ साउंड कितना है, 0.1 सेकेंड में हमें वापस सुनाई दे जाती है। इट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इज एक्स, अगर साउंड ने टोटल डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया ना, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट वो x/2 है। तो ये कैसी है, देखो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और ये मान लो पहाड़ है, हमने यहाँ से आवाज़ लगाई, साउंड गई यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, वापस आई, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x। तो साउंड की जो ऑब्जेक्ट तक जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वहाँ तक कितनी होगी, ये गई और ये आई, दोगुनी करी है ना, तो इसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ से नॉर्मल न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद आया रिवाइब्रेशन। रिवाइब्रेशन क्या होता है, जब आवाज़ काफ़ी जगह से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, जैसे कि एक हॉल में, ऑडिटोरियम में, ठीक है, कैसे ऑडिटोरियम में ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, या फिर सिनेमा हॉल में चले जाएं, वहाँ पे भी रिवाइब्रेशन होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एग्जांपल इन लार्ज हॉल एट लास्ट डेंसिटी इंटेंसिटी डिक्रीज एंड इट कैन नॉट बी हर्ड एनीमोर। जब तक रिफ्लेक्ट होती है, जब तक उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो रिफ्लेक्ट ही करती रहती है। और इस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो रूफ है वो कवर की जाती है किसी भी ऐसे मटेरियल से जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, जो कि है, जिसके एग्जांपल है रफ प्लास्टर या ड्राइपरीज। इन एग्जांपल्स को याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। रिवाइब्रेशन को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है वॉल्स में, तो ये सब यूज़ किया जाता है। उसके बाद आए कुछ यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कहाँ पे यूज़ होता है, मेगाफोन्स के अंदर, लाउड हेलर्स के अंदर, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे। सेथोस्कोप में भी, जो कि डॉक्टर यूज करते हैं दिल की धड़कन सुनने के लिए, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किया जाता है। कॉन्सर्ट हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, सिनेमा हॉल में, ताकि आवाज़ वहाँ पे अच्छे से सुनाई दे सके। अब आई रेंज ऑफ हियरिंग, जो हम आवाज़ है वो कहाँ कितनी सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, कम से कम 20 हर्ट्ज तो उसकी हेयरिंग हम सुन सकते हैं साउंड की, और मैक्सिमम 20,000 तक, ठीक है। उसके बाद है जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं ना, या फिर एनिमल डॉग हैं, वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं आवाज़ को। तो ये आ सकता है कि बच्चे किस तक सुन सकते हैं। नॉर्मली हम 20,000 हर्ट्ज याद रखते हैं, लेकिन बच्चे जो है 5 साल से छोटे, वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जो साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे है उसको इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड बोला जाता है। वाइब्रेशन और पेंडुलम एंड विंग्स ऑफ बी इसमें होती है ये। उसके बाद आया कुछ एग्जांपल है, रहीनोसेरस, वेल्स और एलिफेंट कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड। जो रहीनोवोर्स, वेल और एलिफेंट है, ये इंफ्रासाउंड्स को भी सुन सकते हैं। और जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है वो होती हैं अल्ट्रासोनिक। ये अल्ट्रासाउंड वो भी बोलते हैं इनको।
तो ये कौन सुन सकता है? डॉल्फिन, बैट, ये इसको प्रोड्यूस करते हैं। देखो, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता है, या प्रेग्नेंट क्या, वैसे भी अगर पेट में, टमी में कोई ऐसी बीमारी है तो भी अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये चेक करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या। वो क्या होती है, अल्ट्रासाउंड साउंड की वेव से ही पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज फॉर क्लीनिंग पार्ट्स लोकेटेड इन डिफ़िकल्ट टू रीच प्लेसेस। ऐसे पार्ट्स को साफ करने के लिए जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। यूज टू डिटेक्ट क्रैक, फॉल्स इन मेटल बॉक्स। इकोकार्डियोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफ में, ब्रेक स्मॉल किडनी स्टोन में, इन सब में होता है, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके साउंड्स के नोट्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करते रहना। आपको जो टॉपिक थोड़ा ऐसा लगे स्पेशली बायो का, उसको हम डिटेल में भी कर लेंगे। आप कमेंट करके बताते रहना। थैंक यू बच्चों, बाय।